नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सक्षम की पीडीएफ से हम लोग यहाँ पर क्लास करेंगे और इसके पहले ऑलरेडी हम एक क्लास करा चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी टॉपिक है सक्षम में, वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है और उससे रिलेटेड जितने फैक्ट आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले पीडीएफ में भी क्लास में भी हमने ऐसे ही क्लास कराई थी। भले ही 15 पेजेज ही कंप्लीट हो पाए, 20 पेजेज ही कंप्लीट हो पाए, लेकिन अच्छे से करेंगे। और जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर या उनके द्वारा कोई पब्लिश्ड बुक हो, पीडीएफ हो, उनके कोई पोर्टल हो, वहाँ से जो जानकारी आपको मिलेगी वो गलत नहीं कभी होगी, वो बिल्कुल सही जानकारी होगी। चलिए यहाँ पर टॉपिक है, पहला टॉपिक यहाँ पर देखिए। इसके पहले तक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुपोषण प्रकार, कारण व परिणाम। कुपोषण में बेसिकली होता क्या है कि जिस आयु वर्ग के अनुसार जितना उचित पोषण मिलना चाहिए शरीर को, जैसे गर्भावस्था में माता के लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है सामान्य से, जैसे प्रोटीन, कुछ तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है जैसे फोलिक एसिड, आयरन। इसी तरह से बच्चे हैं, विटामिन ए की ज़्यादा आवश्यकता होती है वृद्धि विकास के लिए, उनको उसी हिसाब से डाइट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल पाता है तो कुपोषण। कुपोषण दोनों तरीके से होता है, अधिक डाइट लेने से भी, अधिक आहार लेने से भी, अधिक प्रोटीन विटामिन लेने से भी और कम लेने से भी। अगर अधिक लेते हैं जितना आवश्यकता है तो उसको बोलेंगे अति पोषण, और अगर कम लेते हैं तो बोलेंगे अल्प पोषण। अल्प पोषण में देखिए, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण, जैसे टाइप 2 पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जिंक आदि। अन्य सूक्ष्म न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला कुपोषण जैसे अल्प वजन, नाटापन यानी स्टंटिंग, दुबलापन या सूखापन यानी वेस्टिंग। ये वर्ड भी आप ध्यान से देखते चलिए। अति पोषण एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होने वाला कुपोषण, जैसे उम्र के अनुसार आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से होने वाला कुपोषण, जैसे मोटापा। विटामिन की जितनी आपको आवश्यकता है शरीर की, उससे आप अधिक विटामिन लेते हैं तो फायदा के बजाय नुकसान करना शुरू कर देगा। कुपोषण के प्रकार: सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। एक या एक से अधिक टाइप 1 सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग का होना। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा और सुन लीजिए, बहुत अच्छा फैक्ट है। आयोडीन की कमी से होता क्या है, जो थायराइड ग्रंथि होती है और इससे स्रावित होने वाला हार्मोन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं थायराइड हो गया। और ये कब होता है, जब शरीर में आयोडीन की कमी होने लगती है। तो इसको याद रखिएगा, घेंघा रोग या फिर ग्वाटर रोग, उसी को बोलते हैं घेंघा या ग्वाटर रोग। महिलाओं में कुपोषण कारण, संभावित परिणाम। कारण जैसे देखिए यहाँ पर, सामाजिक असमानता, संसाधनों में कमी, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी के अभाव में पर्याप्त आहार का सेवन न कर पाना, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन की कमी, संक्रमण, कम उम्र में गर्भधारण, कम अंतराल पर बच्चे का जन्म होना, बार बार गर्भधारण, स्वच्छता में कमी। संभावित परिणाम: संसाधनों की कमी होगी, पोषण संबंधी अगर सही जानकारी नहीं होगी तो शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा सही से, गर्भावस्था में गर्भ शिशु का सही से विकास नहीं होगा। आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन आदि की कमी होगी तो एनीमिया, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना। जो उच्च रक्तचाप होता है इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन, और इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए। चक्कर आना, इसके अलावा महिला के बार बार बीमार होने की संभावना, जन्म के समय वजन कम या मृत बच्चे की होने की संभावना। ठीक है, इनके संभावित परिणाम है बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक जैसे मंदबुद्धि रूप से कमजोर होना, गर्भ में भ्रूण का सही विकास न होना, मातृ मृत्यु एवं बच्चे की विकलांग होने की संभावना। बच्चे में कुपोषण कारण और संभावित परिणाम देख लीजिए। जैसे गर्भावस्था में ही अगर पोषण की कमी हो जाए तो गर्भ शिशु का उचित विकास नहीं होगा। स्तनपान शुरू कराने में देरी, स्तनपान संबंधित समस्या जैसे कि गलत जुड़ाव एवं स्थिति, स्तन का अतिपूरित होना, स्तन में संक्रमण आदि, जिससे स्तनपान में अवरोध आना। स्तनपान ना हो पाने के कारण फार्मूला दूध अथवा गाय बकरी का दूध देना, स्तनपान के साथ पानी देना। आप देखेंगे WHO की अनुशंसा है कम से कम 6 महीने तक, 6 मंथ तक माता को स्तनपान करवाना होता है। अनुपयुक्त अपर्याप्त ऊपरी आहार, निमोनिया, दस्त आदि बीमारियों से बार बार संक्रमण होना। इनके परिणाम क्या हो सकते हैं, जन्म से ही शिशु का वजन कम होना, शारीरिक मानसिक विकास सही से न हो पाना, कुपोषण, बार बार बीमार होने की संभावना, विकलांगता एवं जन्मदोष, शिशु मृत्यु की संभावना, वयस्क होने पर मधुमेह,
हाई ब्लड प्रेशर आदि बीमारियां होने की संभावना। जीवन के प्रथम 1000 स्वर्णिम 1000 दिनों का महत्व। अब इसमें कितने टॉपिक देखिए, ऐसे तो पीडीएफ आपको पूरा अच्छे से रीड करना है, पूरा पीडीएफ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकेंगे वही पॉइंट में हाईलाइट करते चलूँगा। ठीक है, तो इसमें बच्चे के मतलब शिशु के माता के गर्भधारण से लेकर के और उसके बाद की 1000 दिन तक की यहाँ पर पूरी रूपरेखा है। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, प्रथम 1000 दिन, गर्भावस्था यहाँ पर 270 दिन का हो गया। पहला वर्ष 365 दिन, दूसरा वर्ष 365 दिन, और अगर ये पूरा जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 दिन। तो कहते हैं ना कि अगर नींव मजबूत होती है तो आगे विकास, अगर शुरुआत में विकास अगर अच्छे से हो गया तो फिर आगे भी विकास अगर ध्यान दिया जाए तो उचित पोषक आहार मिलता रहे तो फिर शरीर में बीमारियां नहीं लगेंगी, उचित शारीरिक मानसिक विकास होगा। लेकिन अगर शुरुआत में ही अगर कुछ कमी रह गई, बाद में हम कितना भी ध्यान दें लेकिन कमी रह जाती है। पोषण हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषतः गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है जीवन की। गर्भस्थ शिशु है, उनका पोषण का उचित पोषण मिलना चाहिए, विकास वहीं से उनकी शुरुआत होती है। गर्भावस्था के आरंभ से लेकर के बच्चे के जन्म के 2 वर्ष तक, यानी कुल मिलाकर के 1000 दिन का कार्यकाल है। ये बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वर्णिम समय माना जाता है। ठीक है, तो इसको फैक्ट को आप एज इट इज ऐसे ही आप इसको ध्यान से देखते चलें। बच्चे के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास गर्भावस्था से लेकर के 2 वर्ष की आयु में होता है। बहुत अच्छा फैक्ट है। इस समय सही पोषण मिलने से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। पहले 2 वर्षों में उचित देखभाल के अभाव में शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ सकती है, जिसकी भरपाई करना कठिन है। इसके अतिरिक्त बच्चे के क्रियात्मक विकास जैसे बोलना चलना में देरी होने का खतरा होता है और भविष्य में होने वाली बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि की संभावना बढ़ जाती है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये 1000 दिन। तो ये जागरूकता, ये जिम्मेदारियां होती हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, या फिर आप लोग आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बनेंगे, मुख्य सेविका बनेंगे, चीफ सर्वेंट बनेंगे, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जागरूकता फैलाना। बच्चे के शुरू के दिन हजार, जच्चा और बच्चा दोनों के स्वस्थ जीवन का आधार। स्लोगन हो गया। गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं पोषण। जीवन की सभी अवस्थाओं में सही और पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि विकास और वृद्धि सही दिशा में हो सके और दैनिक दिनचर्या करने हेतु स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहे। सही पोषण की आवश्यकता किशोरी और गर्भवती महिलाओं में सबसे अधिक होती है। एक महिला का पोषण आगे चलकर उसके स्वयं के स्वास्थ्य तथा पैदा होने वाले शिशु के विकास का आधार बनता है। पर्याप्त पोषण के अभाव में कुपोषण के पनपने की संभावना जच्चा बच्चा दोनों में बढ़ जाती है। कुपोषण पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला चक्र है। जन्म से कमजोर बालिकाएं जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, वह आगे चलकर कुपोषित किशोरियां और फिर कुपोषित माताएं बनती हैं। किशोरावस्था में गर्भधारण महिला व बच्चे में जटिलता की संभावना को और बढ़ा देता है। इस प्रकार कुपोषण के चक्र को तोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो गर्भवती महिलाओं की पोषण स्थिति पर ध्यान देना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मातृ पोषण की परिभाषा, उसके आयाम। मातृ पोषण गर्भधारण की पूर्व, गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के पश्चात की अवधि में भ्रूण तथा महिलाओं की संपूर्ण पोषण आवश्यकता को दर्शाता है। मतलब गर्भावस्था से पूर्व, दौरान और प्रसव होने के बाद। गर्भधारण से पहले की अवस्था, प्री कंसेप्शन, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय योग्य दंपति को गर्भधारण का संयुक्त निर्णय लेना चाहिए तथा विवाहित जीवन की अवधि, बच्चे की वांछित संख्या, महिला की स्वास्थ्य पोषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। सभी महिलाओं को पता होना चाहिए कि वह अपना वजन व लंबाई आंगनबाड़ी केंद्र पर करवाते हुए बॉडी मास इंडेक्स BMI का पता लगा सकती हैं। इससे उन्हें अपने पोषण स्थिति का सही पता चल सकेगा और इसी के आधार पर वे भविष्य में फैसला निर्णय ले सकेंगे। यदि योग्य दंपति परिवार आरंभ करने का निर्णय लेते हैं तो आंगनबाड़ी होने के नाते उन्हें स्वास्थ्य व पोषण संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कराएं। प्रोटीन, आयरन, फोलेट युक्त खाद्य पदार्थ, विटामिन B9 सेवन प्री कंसेप्शन में करना लाभकारी होता है। इससे संबंधित जानकारी भी आगे है। गर्भधारण व परिवार नियोजन, पहले और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखना चाहिए। जो भी सरकारी डाटा होता है बिल्कुल आप उसको एज इट इज वैसे ही याद रख लीजिए, क्वेश्चन उसी पे बन जाएगा। ठीक है,
18 वर्ष की आयु के पश्चात ही किशोरियाँ मानसिक और शारीरिक रूप से गर्भधारण व जन्म देने के लिए परिपक्व होती हैं। तो इसीलिए विवाह की जो आयु है, आप देखेंगे न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष, पुरुषों के लिए 21 वर्ष रखा गया है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा। गर्भवती महिला की शीघ्र पहचान करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को योग्य दंपति से संपर्क बनाए रखना आवश्यक होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एएनएम के साथ समन्वय करके यह सुनिश्चित करें कि सभी नई चिन्हित गर्भवती महिलाएं जिनका मासिक धर्म ठहर गया है उनको स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निश्चय किट उपलब्ध करा दी जाए ताकि गर्भधारण की पुष्टि हो सके, ताकि वो प्रारंभ से ही स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि 2 महीने पता नहीं चला, 2 महीने लापरवाही चल रही है, बच्चे का विकास ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। बिना जागरूकता के या फिर बिना जानकारी के कहीं ना कहीं गर्भस्थ शिशु को नुकसान होता है, माता को भी नुकसान होता है। गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता। 9 महीने का गर्भकाल महिला एवं उसके गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। इस दौरान गर्भस्थ माता को बहुत सारी आवश्यक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। गर्भ में पल रहे शिशु एवं गर्भवती महिला के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल का उत्तरदायित्व केवल महिला का ही नहीं अपितु पूरे परिवार का होता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिला को सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। गर्भस्थ माता हो चाहे धात्री माता हो, यह अतिरिक्त आवश्यकता बढ़ते भ्रूण की मांग तथा पर्याप्त स्तन, इवन आप देखेंगे जब स्तनपान माता कराने लगती है उस समय उनको और अतिरिक्त आवश्यकता होती है पोषक आहारों की। सही पोषण तथा समय से स्वास्थ्य सेवाएं लेने से गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन उचित दिशा में बढ़ता है। गर्भ में शिशु का विकास सही होता है। महिला को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण नहीं मिले तो न केवल महिला का बल्कि शिशु का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा। एक देखिए हमने आप सभी को एरोकिडोनिक और डीएचए जो एक अम्ल होता है उसके बारे में बताया था कि बच्चे को अगर पर्याप्त मात्रा में अगर उसके मस्तिष्क का विकास अगर नहीं हो पाया गर्भावस्था के दौरान या फिर जन्म के पश्चात भी अगर उसके पोषक आहार में कमी रह जा रही है तो उसको अलग से देने की भी अनुशंसा की गई है हालिया रिपोर्ट में। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि गर्भस्थ शिशु को उचित माँ का दूध मिलना चाहिए, स्तनपान होना चाहिए जितने समय तक की अनुशंसा की गई है WHO के द्वारा या फिर जो परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। मुख्य खाद्य समूह उनके स्रोत दालें फलियाँ जैसे राजमा, नट्स, तिलहन, चना दाल, काला चना, मलका मसूर दाल, दूध व दूध से बने पदार्थ, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन व वसा, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां व साग, पीले नारंगी गूदे वाले फल व सब्जियां, अंडा, मांसाहार। आप देखिए इसमें आहार तो होता ही होता है, आहार के अलावा विहार भी होता है, मतलब उचित जो है शरीर को आराम भी मिलना चाहिए और शरीर टहलना जैसे हो गया, वॉकिंग हो गया जैसे आदि कई सारी चीज़ें होती जो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता भी होंगी, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कितनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसको आपको ध्यान में रखते चलना है। पीले नारंगी गूदे फल व सब्जियां विटामिन ए के स्रोत हो गए, अंडा मांसाहार प्रोटीन का स्रोत हो गया, दूध व दूध से बने पदार्थ कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन व वसा के स्रोत हो गए, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां व साग विटामिन व खनिज पदार्थ। पत्तेदार सब्जियों में आयोडीन और आयरन की मात्रा मिलती है उसमें। गर्भावस्था तथा प्रसव पश्चात अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। धात्री महिला को 600 कैलोरी अतिरिक्त की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ लोग जो है इसको 600 किलो कैलोरी बताते हैं, अरे किलो कैलोरी में थोड़ी होता है, कैलोरी में होता है। जैसे 1 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के पश्चात कितनी ऊर्जा मिलती है 4.1 कैलोरी। अब कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि लोग किलो कैलोरी बता देते हैं, किलो कैलोरी में फ़र्क पता होना चाहिए। जैसे 1000 कैलोरी है तो इसमें होगा 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी। गर्भवती माता को 350 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। जैसे सामान्य तौर पे आप देखेंगे 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक सामान्य अवस्था में महिला को। श्रम मैं नहीं बता रहा कि शारीरिक श्रम अधिक करने वाली है, केवल एक सामान्य अवस्था में तो इनको जो है 350 कैलोरी अधिक पोषक आहार चाहिए गर्भावस्था में और 600 कैलोरी अतिरिक्त चाहिए गर्भावस्था की तुलना में। धात्री माताओं को अधिक पोषक आहार अधिक कैलोरी वाला पोषक आहार की आवश्यकता होती, कितना 600 अतिरिक्त कैलोरी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, सामान्य महिला की दैनिक कैलोरी आवश्यकता 1660 किलो कैलोरी होती है। हमने कितना बताया यहाँ पर 2600, अच्छा इसको सही कर लीजिएगा प्लीज़, 1600 यहाँ पर 1660 या 1700।
ठीक है, ये आंकड़ा बिल्कुल आप ऐसे ही इसको याद रखिएगा। गर्भावस्था के दौरान देखभाल आवश्यक जानकारी, बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको भी आप रीड करते चलें। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा आप रोकिए, उसको रीड करिए। किसी भी गर्भवती महिला को उसके प्रसव की संभावित समय तिथि की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे कि वह गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में प्राप्त की जाने वाली सेवाओं और आवश्यक तैयारी के बारे में जागरूक रहे। प्रसव की संभावित तिथि, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ईडीडी की गणना कैसे करते हैं, इसको भी देख लीजिए अच्छे से। महिला की अंतिम माहवारी, ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग स्टेट के आंगनवाड़ी जो परीक्षाएं होती हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, हमने कुछ आपको प्रैक्टिस सेट करवाए भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। और ऐसे हमने टोटल 23 क्लासेस कंप्लीट किए हैं, 23 क्लास, और 24वीं क्लास से आपको वन लाइनर या फिर सक्षम PDF से हम करा रहे हैं क्लासेस। कोई भी क्लास आप मिस मत करिएगा हमारी, आपकी सफलता सुनिश्चित है, बशर्ते आप थोड़ा सा प्रयास अपने स्तर से भी जरूर करते रहें। सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक होता है आज की डेट में। महिला की अंतिम माहवारी के पहले दिन से गिनते हुए, ठीक है, जो लास्ट माहवारी है उसके पहले दिन से काउंट करेंगे। इसमें 9 महीने और 7 दिन जोड़ देने से प्रसव की संभावित तिथि निकाली जा सकती है। 9 महीने और 7 दिन मतलब लगभग जो है 280 दिन। यह सामान्यतः 280 दिन या फिर 40 सप्ताह या लगभग 9 महीने और 7 दिनों के बराबर होता है। उदाहरण के लिए यदि अंतिम माहवारी के पहले दिन की तारीख 10 सितंबर 2020 है, 9 महीने बाद की तारीख होगी 10 जून 2021, मतलब पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर बताया गया है ईडीडी। यानी इसमें 280 दिन आपको जोड़ देना है 10 सितंबर 2020 में। इसमें 7 दिन जोड़ने पर अगली तारीख 17 जून 2021 हो जाएगी। मतलब पहले इसमें 9 महीने जोड़ा गया है तो 10 जून 2021 मिला, 7 दिन इसमें और जोड़ दीजिए। अतः प्रसव की अनुमानित तारीख होगी, ईडीडी होगी 17 जून 2021। आपसे ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन कोई एक डेट बता करके उसमें पूछ देगा कि इसमें ईडीडी कितना हो सकता है, 4 ऑप्शन आपसे दे देगा। तो टोटल आपको 280 या फिर आपको 277 डेज आपको ऐड करना रहेगा। ठीक है, इस विधि से प्रसव की अनुमानित तिथि का पता लगाया जा सकता है। शिशु अनुमानित तिथि से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद कभी भी जन्म ले सकता है। ठीक है, यह फैक्ट आपको याद रखना है इसको। क्वेश्चन देखिए आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे जो व्यवहारिक होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, जो आपके कार्य से संबंधित होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक बहुत डीप में कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, नहीं। और सिलेबस भी देखिए आपका उसी प्रकार से बनाया गया है। गर्भावस्था में महिला की वजन वृद्धि, पूरे गर्भावस्था के दौरान महिला का 10 से 12 किलो वजन बढ़ना आवश्यक होता है। यदि गर्भवती महिला का वजन गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलोग्राम नहीं बढ़ता है तो कम वजन वाले शिशु के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। यह वजन वृद्धि अलग अलग तिमाही में होती है, टोटल 3 महीने अलग अलग तिमाही में कुल मिलाकर के जो वृद्धि है पूरे गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलोग्राम बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 9 महीने के गर्भकाल को तीन माह के 3 तिमाही में बांटा गया, क्योंकि हर तिमाही में गर्भवती महिला की आवश्यकता अलग अलग होती है। यहाँ पर देख लीजिए, गर्भावस्था के दौरान वजन वृद्धि बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। वजन वृद्धि गर्भावस्था के महीने, चौथे महीने तक ये जो भी यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं इनको आप अच्छे से याद करते चलिए। 4th मंथ तक 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ जाना चाहिए। 5वें महीने तक ये दोनों जोड़ लेंगे, 1.5 महीने इसका 1.5 महीने इसका, तो 3 किलोग्राम वजन बढ़ जाना चाहिए लगभग। 6ठे महीने तक 5 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम और ऐड कर लीजिए। 7वें महीने तक 2 किलोग्राम और ऐड कर लीजिए, 9 किलोग्राम हो गया। 8वें महीने तक 2 किलोग्राम उसमें और ऐड कर लीजिए, 11 किलोग्राम। और 9वें महीने तक 11 1 12 12.5, कितना हो गया यहाँ पर 10 से लेकर के 12 किलोग्राम तक औसत। ठीक है, 10 से लेकर के 12 12.5 किलोग्राम तक औसत वजन बढ़ जाना चाहिए पूरे गर्भावस्था के दौरान। तो किस महीने तक कितना वजन बढ़ जाना चाहिए यह भी आपको याद रखना है। पहले तिमाही की गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आवश्यक जानकारियां, भ्रूण का विकास यहाँ पर इमेज के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है। शीघ्र पंजीकरण, गर्भ का पता चलते ही गर्भावस्था के पहले महीने में आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करवाना चाहिए, क्योंकि समय से पंजीकरण होने पर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य एवं संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं मिलने लग जाती हैं और किसी भी प्रकार की संभावित जटिलता की समय से पहचान हो सकती है। सेकेंड देखिए, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, MCP कार्ड। ठीक है, MCP कार्ड
पंजीकृत होने के बाद गर्भवती महिला को एएनएम से संपर्क कर अपनी पहली प्रसव पूर्व जांच भी करवानी चाहिए। एएनएम से प्राप्त एमसीपी कार्ड गर्भावस्था व 5 वर्ष तक के शिशु की स्वास्थ्य व पोषक डायरी के समान है। एमसीपी कार्ड को संभाल कर रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें गर्भवती महिला की प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच की जानकारी एएनएम द्वारा भरी जाती है। इसमें गर्भावस्था संबंधित देखभाल के आवश्यक संदेश भी होते हैं। प्रसव पूर्व जांच के लिए प्रसव के समय एमसीपी कार्ड को लेकर स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल में जाना चाहिए, जिससे कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्त्री चिकित्सक गर्भावस्था की प्रगति के बारे में जानते हुए परामर्श दे सके। प्रसव पूर्व जांच में प्रत्येक गर्भवती महिला को कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच लेने की सलाह देनी चाहिए। इनमें से पहली तिमाही में 1, दूसरी तिमाही में 1 और तीसरी तिमाही में कम से कम 2 बार। पहली और दूसरी तिमाही में 1 बार और तीसरी तिमाही में यानी 6 महीने के बाद 2 बार जो है जांच। तो कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच सलाह देनी चाहिए, कम से कम 4 जांच होनी चाहिए। कौन कौन सी जांच यहाँ पर है? टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया, टीडी इंजेक्शन, रक्तचाप की जांच, वजन की जांच, खून की जांच, पेशाब की जांच, पेट की जांच। एक जांच जरूर चिकित्सक की देखरेख में अस्पताल में करवानी चाहिए। टीकाकरण, टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया के 2 टीके अवश्य लगने चाहिए। टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया, एक तो बच्चों को जो लगता है, एक वयस्क डिप्थीरिया टीडी के 2 टीके अवश्य लगने चाहिए, ताकि टेटनस जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। दोनों टीकों के बीच में 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। टेटनस और डिप्थीरिया के 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। यदि पिछला गर्भधारण 3 वर्ष के अंदर हुआ है और महिला को दोनों खुराकें मिली थी, तो इस गर्भावस्था में 1 टीका ही लगेगा। ठीक है, तो याद हो गया आप सभी को ये फैक्ट। रक्तचाप की जांच, प्रसव पूर्व रक्तचाप की जांच कराना आवश्यक होता है। गर्भावस्था के दौरान रक्तचाप सामान्य से अधिक होने से गर्भवती महिला के नाल के द्वारा शिशु तक पहुंचने वाले रक्त में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे शिशु को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। इसके संभावित परिणाम यह होते हैं कि शिशु कम वजन का हो सकता है, समय से पहले जन्म ले सकता है, या फिर शिशु मृत पैदा हो सकता है। अपरा या फिर प्लेसेंटा या फिर गर्भनाल, और यहीं से अधिकांश जो हार्मोन है स्रावित होते हैं, जो शिशु की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्वेश्चन हमने कराया है आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट में, याद आया आप सभी को? वजन, गर्भवती महिला को प्रत्येक माह 1 बार आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर के वजन अपना अवश्य जांच करवाना चाहिए। खून की जांच हो गया, हीमोग्लोबिन का स्तर जानना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हीमोग्लोबिन का जो स्तर है माफी चाहूंगा, 7 से कम है, तो यह गंभीर एनीमिया का सूचक है एवं उपचार हेतु तुरंत नजदीकी सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएससी पर अवश्य जाना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन 7 से 11 के बीच में है तो ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये डाटा आपको ऐसे ही याद रखना है। भोजन, दिन में 3 बार भोजन जरूर लेते रहना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है माता को। और भोजन जो है कैल्शियम युक्त भोजन होना चाहिए। दूध, दही, पनीर, रागी, तिल के बीज, बथुआ, मेथी के पत्ते। भारी कार्यों से परहेज करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को दोपहर में भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए। रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। बच्चे को भी उसी तरह से आराम मिलता है। ठीक है, प्रथम तिमाही में सभी को पता है कि ये जो समस्याएं आती हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे कहीं से भी बन सकता है। पहली तिमाही में 1, 2, 3 माह दिन में कम से कम 3 बार भोजन अवश्य करें। ये देखिए, भोजन भी यहाँ पर एक टेबल बना करके या फिर कुछ इमेजेस के माध्यम से यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तिमाही में ही शिशु का मस्तिष्क एवं मेरुदंड का विकास शुरू हो जाता है। मस्तिष्क और मेरुदंड, पहले तिमाही में प्रतिदिन 1 फोलिक एसिड की गोली का सेवन करें, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क और मेरुदंड के संभावित जन्म दोषों के खतरों को कम करने में सहायक होता है। अतः गर्भवती महिला को अपने भोजन में प्रोटीन, फोलेट, विटामिन B9, फोलेट, फोलिक एसिड, प्रचुर खाद्य सामग्री जैसे राजमा, सोयाबीन, पालक का साग, सेम की फली, सरसों का साग सम्मिलित करना चाहिए। यदि परिवार में मांसाहारी भोजन लिया जाता है तो अंडा, मांस, मछली, चिकन, लीवर इत्यादि भी ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे वाले क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गोद भराई दिवस शगुन कार्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरी तिमाही की गर्भवती को दी जाने वाली जानकारियाँ।